हाँ जी, आज हमने जो स्टार्ट करना है चैप्टर वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक्ट का हमारा एक पोर्शन है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर करवा मैं चुकी हूँ, तो उसमें नए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं लिख के जैसी बनाऊंगी कि आपका पिछला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही है ना एक महान काम भी तो किया, टेस्ट देने वाला है ना। तो तुम्हें तो टिप्स पे होंगे, तो देखना बच्चों, अभी जब मैं पूछूंगी ना कुछ तो ये पुराने वाले बच्चे देखो कैसे जवाब देंगे। पुराने वाले पुराने वाले गौरव नया है ना, गौरी तो पुरानी है। कोई बात नहीं, गौरी से पूछ लेंगे। चलो दीदी अपने आप ही कराते हैं। चलो चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा सुनो बच्चों, बस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से पता चल रहा है कि एक्ट किससे रिलेटेड है? सेल से। किसकी सेल? और गुड्स की डेफिनेशन हमें पता है। गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इमूवेबल कौन से होते हैं? मनी, इमूवेबल लैंड, ये जो लैंड है, ठीक है, कोई बड़ा प्लांट एंड मशीनरी है जिसको आप सेटअप इतना आसान नहीं है जिसका, उसको भी हम फिक्स नेचर का बोलते हैं कई बार, तो इमूवेबल हो जाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है, इमूवेबल गुड्स भी जितने होते हैं, वो किसके अंदर नहीं आते हैं? गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। गुड्स किस किस को कवर करेगा? यानी कि गुड्स किस किस को कवर करेगा? सिर्फ सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मूवेबल के ऊपर हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इतनी बात बस ध्यान रखो। वो गुड्स की डेफिनेशन आप अपना यूट्यूब से जब बैकअप लोगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या डालना है और क्या नहीं डालना। अभी के लिए बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है कि गुड्स में क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उसको हम बोलेंगे मूवेबल गुड्स। ठीक है, चलो उसके ऊपर हमारा एक्ट लगना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट बनाया क्यों गया था? जैसे जब भी हम कोई सेल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना उसको संभालने के लिए। भाई कल को सेल परचेज का हमने कोई एग्रीमेंट किया है ना, मैंने उसको कहा मैं तुझे अपनी कार दूंगा, उसने मुझे कहा मैं तुझे कार के बदले में पेमेंट दूंगा, पैसे दूंगा, मनी दूंगा। ठीक है, आज एग्रीमेंट कर लिया, कल को दोनों में से कोई भी मना कर देता है, मना ही कर देता है, या फिर मुकर जाता है बात से कि मैंने कब कहा था कि मैं कार दूंगा, मैंने कब कहा था कि मैं पैसे दूंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पैसे एडवांस दे दिए थे, उसने कहा था मैं तुझे कार डिलीवर कर दूंगा परसों तक उसने कार डिलीवर नहीं की। अब बताओ कौन उनसे रिकवरी करवाएगा? कोर्ट में जाओगे ना, तो कोर्ट क्या कहेगा? किसके तहत मैं आपका सुलझाव करूं, किसके तहत मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं? तो कोर्ट किसको कंसीडर करता है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट को खोलता है कोर्ट, उसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं वो आपके केस पर अप्लाई करता है और फिर आपके केस का डिसीजन लेता है, आपकी जजमेंट देता है कि किस पार्टी को अब क्या करना चाहिए, किस पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसको कितना मुआवजा उसका दिया जाएगा। समझ लो, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन चीजों को डील करता है कि कैसे हमने सेल परचेज की ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करना है। क्लियर है? तो आज का चैप्टर हमारा क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक बात बताओ, जब भी हम कभी सेल और परचेज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। सेल कौन करेगा और परचेज कौन करेगा? बायर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मैं तुझे क्या दूंगा, तू मुझे बदले में क्या दियो, यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी सिर्फ क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है? सिर्फ, यानी कि कार डिलीवर भी बाद में होगी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कार की डिलीवरी मींस कार बायर तक कब पहुंचेगी? बाद में पहुंचेगी। और ओनरशिप का मतलब क्या है? पहले तो मैं ये दो टर्म्स जो पुराने बच्चों को आई थिंक क्लियर है, लेकिन नए बच्चों को एक बार क्लियर कर देती हूँ।
टास्क हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा ओनरशिप और दूसरा होता है हमारा वर्ड प्रॉपर्टी। कौन है ये? प्रॉपर्टी और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? हम सोचे उन्हीं को बता रहे कि जहाँ प्रॉपर्टी यूज होगा वो दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, पहला हमारा होता है ओनरशिप, दूसरा होता है हमारा पोजेशन। ओनरशिप का मतलब क्या है हिंदी में? मालिकाना हक। ठीक है, सेलर के पास जो गुड्स हैं, आप सैमसंग शॉप पे गए, वहां पर बहुत सारे फोन रखे हुए हैं, उन फोन का मालिक अभी कौन है? सैमसंग, यानी कि सेलर। उनका मालिक कौन है? सेलर। आप फोन खरीदने गए, आपने उसे बोला कि मुझे इस मॉडल का फोन चाहिए, उसने क्या किया, जब आप पूरा रेडी हो गए कि मुझे यही वाला फोन लेना है, तो सैमसंग शॉप क्या करती है, वहां का जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो एक बिल काटता है आपके नाम का, भैया नाम बताओ, फोन नंबर बताओ और मॉडल का नाम लिख के बिल काट दिया। बिल काटने का मतलब क्या है, अब फोन का जो मालिक पहले सैमसंग था, अब मालिक कौन बन चुका है? बायर, यानी कि जो फोन लेने गया है। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक। मालिकाना हक आपका उसी टाइम ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा एग्रीमेंट भी होता है जिसमें मालिकाना हक बाद में ट्रांसफर हो? ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि मैं आपको बिल तब दूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें लगा सकता है ना सेलर, कि एक हाथ से पेमेंट दोगे, उसके बाद मैं आपको मालिकाना हक दूंगा। आपने सेलर को भी देखा होगा, पहले पेमेंट लेता है, बिल बाद में बनता है ना? ऐसा बिल बनते ही उसको पकड़ाते ही तो वो मालिक बन जाएगा। मान लो भाग गया फिर वो फोन लेके, हो सकता है ना ऐसा? रोहित हंस क्यों रहा है? तो ऐसा किया है क्या अभी? लग रहा है पकड़ा गया था। इसको शायद ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसकी कोई अंदर से ऐसी दुखती रग जो होती है ना, वो जाग गई हो कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था। मैंने किसी के साथ किया है। हुआ तूने किसी के साथ किया ऐसा? मतलब इसकी स्माइल देख के मुझे लगा था कि इससे रिलेटिव कुछ हुआ ऐसा। चलो, तो सैमसंग शॉप ने क्या किया, बिल काट के दिया और एक हाथ से पेमेंट ली। तो ऐसी ही कंडीशन लगा सकते हो ना कि पेमेंट दो और बिल लो, यानी कि ओनरशिप आपको कब मिल रही है? पेमेंट करने के बाद, या आपके बिना कंडीशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? कि उसने बिल काट के आपको दे दिया, अब ओनर कौन बन गया? पहले सैमसंग शॉप थी, अब कौन बन चुका है? बायर बन चुका है। तो ओनरशिप का मतलब समझ में आया कि उसका मालिकाना हक आपके पास आ गया है। लेकिन फोन के ऊपर ना अभी गार्ड चढ़ रहा है, वो सेलर के पास ही है फोन। अभी फोन जो है वो भी सैमसंग शॉप पे ही है। बायर ने उसको कहा है कि इसके ऊपर गार्ड भी चढ़ा दो, कवर भी लगा दो, सब कुछ कर दो, ठीक है, जो एक्सेसरीज लगानी है आपने। अभी सेलर उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है। सेलर क्या कर रहा है? उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, यानी कि फोन अभी बायर को नहीं दिया गया। जिस टाइम आप फोन, यानी कि जो गुड्स है, उसको फिजिकली आप जब तक बायर के हाथ में नहीं पकड़ा देते, तब तक उसका पोजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकली किसी गुड्स को बायर को पकड़ा देना। समझ रहे हो? जैसे ही वो फोन बायर के हाथ में आएगा तो बायर उसका क्या बन जाएगा? बायर उसका पोजेशन ले लेगा उस गुड्स का। ओनर तो पहले ही बन गया था, अब गुड्स का पोजेशन भी किसके हाथ में आ गया है? बायर के हाथ में आ गया। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट को, किसी भी गुड्स को फिजिकली होल्ड करना। ठीक है, आप अपनी, जैसे मैं पिछला भी एग्जांपल लेती आई हूँ, स्कूटी जो चलाते हो आप, स्कूटी का ओनर कौन है? अरे बेलमेंट खत्म हो गया है। आप जो स्कूटी चलाते हो, मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, उनमें से कई बच्चे होंगे ऐसे, है ना? तो आप स्कूटी चलाते हो, बिल किसके नाम का है? स्कूटी का किसके नाम का है? तो मालिक कौन है? पोजेशन किसके पास है? चला कौन रहा है? तुम लोग चला रहे हो, यानी कि स्कूटी होल्ड किसने कर रखी है? तुमने। लेकिन मालिक कौन है? एक्सीडेंट होता तो कौन फंसता है? फंसता कौन है? पापा। मालिक हैं जो। तो जिसने पोजेशन, जिसके पास भी हो, रिस्क किसका होता है? किसका होता है? तो एक लाइन ये ध्यान रखना हमेशा, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क किसको फॉलो करता है? जो मालिक है रिस्क उसका, जो मालिक है रिस्क उसका। जैसे ही बायर ने बिल काटा, उसने सेलर ने बिल काटा बायर के नाम का,
फोन अभी पकड़ा ही रहा था वायर को, और फोन गिर गया। रिस्क किसका? बायर का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग रिस्क किसका है? बायर का ही है। क्यों? क्योंकि मालिक कौन बन चुका है? बायर। अब कस्टमर होते हुए आप इस बात को हाँ करो चाहे ना करो, लेकिन बायर का ही रिस्क रहेगा। इसलिए जब भी कभी फोन लेने जाओ ना, भाई तू रख दे इस पे काउंटर पे, मैं अपने आप उठा लूंगा। बिल कटने के बाद ये बात उसको बोल देना, भाई तू काउंटर पे रख दे, मैं अपने आप उठा लूंगा, कोई पकड़ाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही कर। अगर गार्ड लगाते हो गिर गया उसके फोन तब उसी का तो भी उसी का। ऐसी कंडीशन भी देखो कई बार होती है। वैसे तो यही, वैसे देखो कोई भी नहीं करेगा ऐसा। वैसे तो होता क्या है, अगर गार्ड लगाते वक्त भी गिर गया ना, तब सेलर का ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस गुड्स को ऐसी पोजीशन में नहीं पहुंचाया जो मैंने बताया था डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल कंडीशन। डिलीवरेबल कंडीशन क्या थी कि जब आप गुड्स की पैकिंग करते हो, पैक करने के बाद जब वो गुड्स बायर के उठाने लायक हो जाता है ना, तब मानते हैं कि बायर के पास उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बिल भले ही कट गया था, लेकिन अभी आप फोन को क्या कर रहे थे, जो नेसेसरी चीजें थी वो लगा रहे थे, अभी भी आप ही हो उसके मालिक। जब आप उसको पकड़ाओगे तब उसका रिस्क स्टार्ट होगा। क्लियर? अब मान लो बायर ले जा रहा था हाथ से और उसका गेट खोलते वक्त इस फोन नीचे गिर गया, तब किसकी गलती है? ऐसा दूध वालों के केस में बहुत बार होता है ना, दूध देने आते हैं, है ना, हमने पतीला लिया, अभी अंदर जा ही रहे थे, छूट गया हाथ से, वो दोबारा देगा आपको? देगा? बताओ, किसी के केस में हुआ कि दोबारा दे दिया उसने, पैसे लेगा ना, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले का तो माल खत्म ना। जो दूध बिखरा, ये तो है नहीं कि वो उसको माफ कर देगा, भाई मैंने गुड्स दे दिए थे, है ना, पोजेशन भी दे दिया था, बिल भी, तो बिल तो आपका बन ही रहा है साथ साथ, है कि नहीं? तो दोनों चीजें हो गई थी। रिस्क किसका? बायर का, क्योंकि मालिक कौन है दूध का? बायर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एग्जांपल, फनी एग्जांपल है ना, ये सिर्फ कांसेप्ट प्रिपेयर करने के लिए है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सन पे भी लूंगी ना, उसको पर्सनली मत लेना प्लीज, कि मैम ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। उस बेचारे के मैंने हाथ भी तोड़ दिए क्लास में फिर भी वो कुछ नहीं कहता, है ना गौरव? आज मैं लग रहा है क्या है। हाँ। क्या आज तोड़ने तोड़ाने का कोई काम नहीं? मैम आते ही इधर ही हैं, मैं उधर तो जाते ही नहीं है। क्या कहाँ पे जाऊँ बताओ? मैं फिर सूट नहीं करता ना एग्जाम में। आज तुम मन सी पे जाओ। चलो मैं आगे से हाथ पाँव किसी और के तुड़वा देती हूँ। मैं जैसे हमने किसी से परचेज किया, फोन लिया, फिर उसके बाद किसी और के पास हमने गार्ड वगैरह के लिए लिया, हाँ, उसमें किसका होगा? बायर का। और गार्ड लगा सेलर के लिए। देखो उसमें क्या है, एक तरीके से आप रिपेयरिंग के लिए दे रहे हो, ये आपका बेलमेंट का कंसेप्ट है ना, कि मालिक मैं हूँ उस चीज का, लेकिन मैं आपके पास उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए दे रहा हूँ। तो आपको मेरे गुड्स का ध्यान ऐसे ही रखना है जैसे आपका खुद का वो फोन है। तो गार्ड लगाते वक्त उस फोन की केयर आपको ऐसे करनी है जैसे आपका ही फोन है, वो कस्टमर का मानते हुए। ठीक है, वो बेलमेंट का कंसेप्ट है और उसमें आप बेली का काम करोगे, और अगर कोई नुकसान होता है तो बायर आपको स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपनी कंसेप्ट पे। अच्छा एक बात बताओ, नए बच्चों कोई तकलीफ तो नहीं होगी समझने में? पक्का? ठीक है, कहीं लगे कि हमें मैम ये समझ गया, देखो मैं अपनी तरफ से वो सारे वर्ड्स क्लियर कर दूंगी जो मुझे ऐसे लग रहा होगा कि नए बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। फिर भी कुछ छूट जाए तो प्लीज बीच में बोल देना। ठीक है, चलिए तो आपका जो है चैप्टर अब समझ में आया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेलर से बायर की तरफ जाना, सेलर से बायर की तरफ जाना। किस चीज का जाना? ओनरशिप का। तो यानी कि मालिकाना हक ट्रांसफर करना और बाद में क्या करना? गुड्स की डिलीवरी करना। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी, मतलब जो आपकी ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर होती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तो उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे बिल कटा तो ट्रांसफर हो गई ओनरशिप। कुछ केस में ऐसा भी होगा कि किसी कंडीशन को पूरा करने पर ट्रांसफर होगी, यानी कि आप पेमेंट करोगे तभी आप मालिक बन पाओगे उस गुड्स के। ठीक है, तो कब आपका टाइमिंग डिसाइड करना है कि ओनरशिप आपकी कब ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लेती हूँ एक बार। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वर्ड है वो गुड्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज एसेंशियल टू डिटरमिन द टाइम एट विच ओनरशिप पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आपको क्या डिसाइड करना है इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में क्या डिसाइड करना है? टाइमिंग क्या है, किस चीज की टाइमिंग?
ओनरशिप को ट्रांसफर करने की, कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी उस चीज की टाइमिंग, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी उस चीज की क्या टाइमिंग होगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा होगा कि उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होगा जिसमें फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होगा जिसमें किसी कंडीशन को पूरा करने पर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो अलग अलग है, वो सारी हम डील करके चलेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसफर की, एक बात बताओ, इस ओनरशिप ट्रांसफर की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो मैंने बिल अपने नाम पे अभी नहीं कटवाया, मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया है, मैंने सेलर को ऑर्डर दिया है फोन पर कि मेरे ये गुड्स पैक करके रखना, उसने पैक करके अभी रख रखे हैं, बिल मेरे पास अभी नहीं आया, मैं कौन हूँ बायर, बिल अभी बायर के पास नहीं आया, बताओ ओनर कौन है अभी, सेलर, रिस्क किसका है अभी। मान लो वो गुड्स अभी सेलर की दुकान पे पड़े, सेलर की दुकान में आग लग जाती है, तो गुड्स भले ही उसने मेरे लिए पैक करके रख रखे थे, लेकिन ना तो मेरे पास अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई, ना ही गुड्स मेरे पास फिजिकली आए, यानी कि पोजेशन भी मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो रिस्क किसका है, सेलर का है, क्योंकि ओनर अभी सेलर ही है। तो आपको ये डिसाइड करना जरूरी है किस चीज के लिए, रिस्क को डिटरमिन करने के लिए कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। क्योंकि जब भी आप कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट क्या देखेगा कि जिस टाइम नुकसान हुआ उस टाइम उस गुड्स का मालिक कौन था, और मालिक को डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ओनरशिप बायर के पास थी या ओनरशिप सेलर के पास थी। तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, और जब ये नुकसान हुआ है गुड्स को, उस टाइम गुड्स का मालिक कौन था। ठीक है, अगर पोजीशन बायर के पास होती और तब उस गुड्स में आग लग जाती तो फिर पोजेशन या ओनरशिप, सोच के बोलो। पोजीशन बायर के पास ही गुड्स हैं, ठीक है, हाँ, और ओनरशिप उसके पास है, सेलर के पास, ठीक है, वो भी उसने ट्रांसफर नहीं किया, तब अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है। अब इसके लिए क्या करेगा कोर्ट ये देखेगा कि अगर बायर रिस्पॉन्सिबल है, बायर की वजह से ये नुकसान हुआ है, तब तो वो सेलर से नहीं भुगत पाएगा। लेकिन जनरली रिस्क किसका होगा, ये सेलर का होगा, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास। अब अगर गलती से बायर के पास आग लग गई है तो रिस्क किसको उठाना पड़ेगा, सेलर। मैम ये तो प्रूव करना आसान होता है ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा, कोर्ट केस जब भी होते हैं तो आपको प्रूफ तो करनी पड़ती हैं चीजें, एविडेंस तो हमेशा रखने पड़ेंगे ना आगे। मैम हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पर मार्केट कितनी क्या है। एक बात बताओ, जितने भी केसेस जाते हैं सीआईडी में, इसमें सब कुछ ढूंढते हैं ना वो लोग। सीआईडी तो बस अब ये मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे किसी ने मान लो चक्कू चला दिया, कैमरे लगे हुए हैं ना कहीं कहीं जगह पे, है कि नहीं, तो प्रूफ निकले तो ठीक है, आपको प्रूव हो जाएंगी चीजें। हाँ, लगाने में फायदा नहीं, सब तभी चीजें चलने भी चाहिए। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो जनरल रूल क्या है आपका, रिस्क प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मीनिंग लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमा फेसी का मीनिंग लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल। न्यू स्टूडेंट्स आपके पास फोन है सबके पास, तो उसमें बुक खोलो ना अपनी, दिक्कत नहीं होगी ऐसे। फोन में आईसीआईटी साइट खोल के मॉड्यूल खोल लो। सूर्य प्रताप है तुम्हारे पास फोन, कोई जरूरत नहीं है, तो वर्ड्स की मीनिंग लिख लेना। देखो The general rule is that risk prima facie passes with the property, यानी कि रिस्क आपका prima facie यानी कि first of all passes with the property। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, रिस्क हमेशा किसके साथ चलता है, ओनरशिप के साथ चलता है। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, अगर आपके गुड्स खराब हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं या कोई डैमेज हो जाते हैं, तो बर्डन ऑफ लॉस किसके ऊपर आता है, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज ओनर एट द टाइम, उस टाइम जो उस गुड्स का मालिक था उसके ऊपर लॉस का बर्डन आ जाएगा। व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, ठीक है। वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मान लो किसी ने जानबूझकर माचिस की तीली से आग लगाई थी, ठीक है, तो इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन, जो ओनर है वो एक्शन ले सकता है किसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जिसने आग लगाई है। सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर। अब एक बात, ये सूट समझ रहे हो वर्ड, ये वाला जो सूट है ना, ये वो सूट नहीं है,
तेन सूट सूट करदा नहीं है ये, ठीक है। ये सूट है केस। केस का मतलब कोर्ट केस फाइल करना, है ना, किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना, उसको हम बोलते हैं सूट। कई बार हम ये भी बोल देते हैं द पर्सन कैन sue द थर्ड पार्टी। sue का मतलब केस करना, ठीक है। चलो, तो सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर। अब एक बात मुझे जरा बताना, सेलर बायर के ऊपर, अगर मान लो सेलर को पेमेंट नहीं मिली है तो सेलर पेमेंट के लिए बायर के ऊपर कब केस कर सकता है? जब उसने ओनरशिप ट्रांसफर की हो। यही बात है, यही लीगली कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि जब सेलर ने मालिकाना हक बायर के पास दे दिया है, केवल तभी सेलर प्राइस के लिए उसके ऊपर केस कर सकता है। समझ में आई बात? तो सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द ओनरशिप हैज पास टू द बायर। अगर बायर उसका मालिक बन चुका है गुड्स का और फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा है तो सेलर उसके ऊपर केस कर सकता है। क्लियर है? मैम यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब गुड्स है या ओनरशिप? जो फर्स्ट लाइन है उसमें प्रॉपर्टी वर्ड बस गुड्स है, नीचे वाले में ओनरशिप ही है, ठीक है। चलो, एक बार फिर से बताएंगे। ये मैंने बोला कि सेलर बायर के ऊपर केस कब कर सकता है? जब सेलर उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका होगा, जब मालिक बायर बन चुका है फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा, गुड्स का मालिक बन चुका है फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा सेलर को, तो सेलर कोर्ट में जा सकता है कि मेरे को इसकी पेमेंट दिलवा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सेलर सिर्फ उसी केस में ही फाइल कर पाएगा केस, उसी केस में ही वो सूट फाइल कर पाएगा जिस केस में उसने ओनरशिप ट्रांसफर की हो। मान लो आपने बिल ही नहीं काटा, अभी आपने उसको मालिक ही नहीं बनाया, ठीक है, फिर भी आप उसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हो, तो कोई नीचे वो ग्राउंड नहीं बनता ना, किस ग्राउंड पे एक्शन ले रहे हो। कोई तो ग्राउंड ऐसा हो ना कि कोर्ट भी आपसे पूछेगी कि आपने उसको ऐसा क्या दिया जिसके बदले में आप उससे पैसा मांग रहे हो, कोर्ट कहेगी ना। तो सेलर के पास कम से कम एक पॉइंट तो होना चाहिए कि मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, मैंने उसको मालिक बना दिया, उसके बाद भी वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो, अब आता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 26 तक। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ओनरशिप, पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी आपकी कब ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा कि बायर के पास क्या राइट जनरेट हो रहे हैं, या बायर की क्या लायबिलिटी जनरेट हो रही है, या सेलर की क्या राइट जनरेट हो रहे हैं और लायबिलिटी जनरेट हो रही है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी implies passing of ownership. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller. ये बात मैंने बता दी कि अगर ओनरशिप बायर के पास चली गई है तो रिस्क किसका है गुड्स में? बायर का, ना कि सेलर का। Though the goods may still be in the seller's possession. अब ये लाइन क्या बोल रहा है कि जब आपने सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, मालिक बना दिया, तो रिस्क किसका होगा? बायर का। लेकिन वो गुड्स चाहे सेलर के पास रखे हुए हैं तब भी रिस्क किसका है? बायर का। एग्जांपल लो, सुनना जरा गौरव। गौरव का ही है, मिस्टर गौरव है, ठीक है, और ये है हमारे मिस्टर रोहित। ठीक है, ये है हमारे सेलर और ये है हमारे बायर। अभी देख इज्जत कितनी बढ़ाती हूँ मैं, पुराना एग्जांपल है जो मैं ले चुकी हूँ। मिस्टर रोहित से मिस्टर गौरव ने एक कूलर खरीदा है, कूलर, कूलर, क्योंकि ना मिसेस गौरी को एसी सूट नहीं करता। कूलर ठीक है, ठीक है ना, कूलर ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम सामान लेके आएंगे मिसेस गौरी, ऐसा मिस्टर गौरव कह रहे हैं, ठीक है। तो मिसेस गौरी को एसी सूट नहीं करता तो मिसेस गौरी ने कहा कि कूलर लेकर आना। गौरव गए रोहित के पास, है ना, कूलर लेने। हंस ले आराम से, ठीक है। कूलर खरीदा, मिस्टर रोहित ने क्या किया, गौरव ने इसको क्या कर दी? पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट कर दी। ले भैया पकड़ 15,000 रुपए, कूलर को हमारा, है ना, ये पकड़ 15,000 रुपए। अब इसने 15,000 रुपए ले लिए रोहित ने,
और बिल काट के दे दिया, ये कूलर लिया है मिस्टर गौरव ने, मिस्टर गौरव के नाम का बिल काट के दे दिया। ओनर कौन बन चुका है? अब गौरव क्या करेगा? कूलर को वो बन जाएगा वही क्या सनी देओल, कूलर उठाया चल भैया घर लेके चलते हैं, ऐसा करेगा? मैम सलमान खान ना सनी देओल बेटर है ना। अच्छा ठीक है, बाहुबली में कौन था उसको ले लो। कूलर उठाना है कोई, क्या उठा रहे हो तुम? बाहुबली को लेके आ रहे हो? मैम गोली के लिए कुछ भी कर सकते हैं गौरव। हाँ तो कूलर लेके भी जा सकता है। चलो ये तो गौरव उनको अलग अलग है, ये बाद में पता चलेगा, दिस इज सस्पेंस। अरे समझ तो गए वहां पे क्या कहते सारे अलग अलग है। अच्छा यहाँ पे तो एक ही है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में अलग अलग है। गौरव ने मैंने नहीं बताया उनको, वो अपने आप ही ड्रीम कर लिया उन्होंने। यहाँ तक पता है तो बात पढ़ाओ। ये मिस्टर गौरव है हमारे एग्जाम्पल में, ये हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है? मेरे साथ और क्या हो गया? तेरा बच्ची मैंने यहाँ पर रिश्ता कर दिया, मुझे तो खुश होना चाहिए मिसेस गौरी के साथ। मैम रोहित रहा ना। मम्मी चेक करेगी। मम्मी को दिखाइए कभी ये वीडियो, खुश हो जाएंगे एकदम। ठीक है, गौरव ने 15,000 दिए, रोहित ने उसको कूलर का बिल दे दिया, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि गौरव उसको कूलर को उठाकर लेके जाएगा, नहीं ना। तो गुड्स अभी शाम तक किसके पास पड़े हैं? रोहित के पास। रोहित ने कहा ठीक है भैया बिल ले जाओ, ये आपका हो गया कूलर, शाम को मैं भिजवा दूंगा। गौरव ने इसको एड्रेस दिया, इसने शाम को क्या किया, एक रिक्शे वाला या जो भी बुलाया, उसके ऊपर कूलर रखवाया और रोहित ने उसके घर पर भिजवा दिया। बायर कौन था? लेकिन बायर के बिहाफ पे गुड्स को कौन रिसीव कर रहा है? गौरी, ठीक है? तो बायर भी रिसीव कर सकता है और बायर के बिहाफ पे कोई और ऑथोराइज्ड पर्सन भी रिसीव कर सकता है। ओनर बन चुका है, लेकिन पोजेशन कब ट्रांसफर हो रहा है? शाम को। ओनर बन चुका है गौरव उसी टाइम मतलब क्योंकि कूलर एक क्या था? स्पेसिफिक गुड्स था। फोन को मैंने एग्जांपल में लिया था स्पेसिफिक गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? जिन गुड्स को आप जाके ऐसे बोल सकते हो कि मुझे इस कंपनी का, इस ब्रांड का या फिर इस मॉडल का मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो सेलर क्या करता है? वही का वही देता है आपको, है कि नहीं? वही देता है, तो उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो कूलर भी क्या था? स्पेसिफिक गुड्स था, ठीक है? तो स्पेसिफिक गुड्स में क्या होता है कि जैसे ही पेमेंट हुई या नहीं भी हुई तो भी ओनरशिप तो उसी टाइम ट्रांसफर हो जाती है, भले ही पोजेशन उसका शाम को जाए, भले ही पोजेशन उसका बाद में जाए या शाम का तो मेरा एग्जांपल है, पोजेशन भले ही उसका बाद में जाए लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाती है। बायर भी रिसीव कर सकता है गुड्स को या बायर के बिहाफ पे कोई और ऑथोराइज्ड पर्सन भी रिसीव कर सकता है। तो ये आपका क्या है? हाँ जी, अगर मान लो रिक्शा के अंदर कूलर गिर जाता है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ मैं भी इससे हेल्प की। अब रिक्शा पे जो उसने कूलर को रखवाया, ठीक है, मालिक कौन है? तो रिस्क किसका? अगर गलती से हो जाता है तो गौरव का, जानबूझ के किया तो ये तो रिक्शे वाले का है, इसका। रिक्शे वाले को बेचारे को खराब कर रहे हो, ठीक है? सुनो मेरी बात, हम चोरी हो जाए अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट। सेलर ने जब कूलर को रखवाया था रिक्शे में, उसके बाद अगर गुड्स के साथ यानी कि कूलर के साथ कुछ नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का बर्डन किसके ऊपर आना चाहिए? गौरव की वजह से, गौरव के ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर वो नुकसान किसकी वजह से हुआ है? रोहित के जानबूझ के, मतलब उसने कोई लापरवाही की थी तो नुकसान हुआ, तो रिस्क का बर्डन किसके ऊपर आना चाहिए? अगर उसे ऐसा लग ही रहा था कि रिक्शे के ऊपर ये सामान गिर सकता है, फिर भी उसने रखवाया, तो नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि नॉर्मली आपका रिस्क जो है वो ओनरशिप के साथ ही चलता है, जो उस टाइम मालिक है। आप डिसाइड कर लेना केस को देख के कि जिसके नाम पे बिल कटा हुआ है, जो उसका मालिक है उसी का रिस्क। लेकिन अगर किसी और की गलती की वजह से रिस्क हुआ है तो उसके ऊपर हम रिस्क को डाल सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ? भले ओनर वो बन चुका था लेकिन गुड्स रोहित के पास थे। रोहित की दुकान में आग लग गई, कूलर जल गया, तो रिस्क किसका? हम तो छोड़ के क्यों गया दुकान पे? वो गलती उसकी होनी चाहिए। तू अगर फर्स्ट टाइम बदले इसमें मैंने अरे तो मैं समझने खातिर पूछ रहा हूँ। ये गलती नहीं है, ये तो आपने बोला ना कि डिलीवरी लेट होगी इस गुड्स की।
कल मैं तो कहा ना कि मैं पहुंचा दूंगा शाम को, वो तो कह रहा था कि मैं भिजवा दे। हाँ, वो तो गोरी बेचारी गर्मी में मर रही है। चलो मतलब गोरी तो बिना बात आनी है। तो लाइक सुन लो, इफ द प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप हैज पास टू द बायर, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर। पहली लाइन तो ये कि जिसके पास ओनरशिप है उसका रिस्क होगा, एंड नॉट ऑफ द सेलर, सेलर का रिस्क नहीं होगा, भले ही गुड्स किसके पास रखे हुए हो, सेलर के पास रखे हो, ठीक है। लेकिन अगर नुकसान सेलर की वजह से हुआ है तो सेलर के ऊपर रिस्क डाल सकते हो। चाहे कूलर यहाँ पे रखा हुआ था लेकिन ओनर कौन था, गौरव, तो रिस्क किसके पास रहेगा, गौरव के पास। अगर गलती से रोहित के गोडाउन में आग लग जाती है तो रिस्क किसका है, गौरव का ही है। लेकिन रोहित ने अपने गोडाउन में अगर जानबूझ के आग लगाई है तो रिस्क उसके ऊपर डालना। समझ में आ रही है बात? बताओ। बायर ही रिस्क को उठाएगा लेकिन जिसकी गलती है उसके ऊपर हम डाल सकते हैं अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐसा केस आपके पास आ जाता है तो, ठीक है। अब रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड ऑन 2 बेसिक फैक्टर। आपका जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो 2 बेसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है गुड्स को का, मतलब नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो यही बताओ। वो कौन से टाइप का वुड है वो आइडेंटिफाई करना। वेरी गुड। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि किस टाइप का गुड्स है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना तो सेक्शन 18 प्रोवाइड करता है दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये सेफ नहीं है सेल है, ठीक कर लेना इसको। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनएसर्टेन गुड्स। मैं पहले एक बार बता दूं गुड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं तभी मुझे समझाना आसान होगा। तो देखो गुड्स बताओ भाई कितने टाइप्स के लिए, एग्जिस्टिंग गुड्स, Existing goods, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग में एसर्टेन, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। अनएसर्टेन, ठीक है। तो मैं बता दूं इसमें गुड्स एक होते हैं एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। मींस सेलर जो गुड्स को बेच रहा है वो गुड्स उसके पास ही है, अभी वो गुड्स उसके पास ही है। जैसे सैमसंग शॉप पे गए, जो फोन की डिमांड मैंने की वो फोन उसके पास रखा हुआ था उस टाइम, वो एग्जिस्टिंग गुड्स था, ठीक है। फ्यूचर गुड्स कौन से होंगे, जो अभी बनेंगे या हम बाद में एक्वायर करेंगे उनको। जैसे जो फोन का मैंने ऑर्डर दिया वो फोन अभी उसके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं आपको हफ्ते बाद मंगवा दूंगा, मैं आपको हफ्ते बाद मंगवा दूंगा। लेकिन यानी कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम गुड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हफ्ते बाद मुझे मिल जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स। और कॉन्टिंजेंट गुड्स कौन से होते हैं, मतलब ये इसमें क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कॉन्टिंजेंट गुड्स में। सेलर कहता है कि अगर मेरे पास गुड्स आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, यानी कि एक चांस ये भी तो है ना कि अगर सेलर के पास गुड्स नहीं आए तो बायर को भी नहीं मिलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्टिंजेंट गुड्स, ठीक है। अब आता है एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स, स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। स्पेसिफिक कौन सा होगा, जिसमें आप पर्टिकुलरली बता सकते हो कि मुझे इस ब्रांड का, इस मॉडल का ये चीज चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। अनएसर्टेन क्या होते हैं, अनएसर्टेन गुड्स वो होते हैं जिनको आप एसर्टेन नहीं कर सकते। लाइक आपके पास ना गोडाउन में गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं, ये गेहूं की बोरियां बाद में लेते हैं, पहले खुली हुई गेहूं रखी हुई है, ठीक है, खुली हुई गेहूं व्हीट रखी हुई है आपके पास, पूरा ढेर ऐसे लगा हुआ है व्हीट का, क्या है ये, अनएसर्टेन गुड्स है। क्या आप इसको एसर्टेन कर पा रहे हो, नहीं। सामने वाला कहेगा मुझे गेहूं दे दो, तो गेहूं ऐसे कैसे दे दें हम तेरे को, पहले उसको तोलना पड़ेगा ना, पहले उसको तोलना पड़ेगा कि कितनी है, उसके बाद ही तो रेट डिटरमिन हो सकता है कि नहीं, प्राइस तो उसके बाद ही डिटरमिन हो सकता है। तो अगर वो गेहूं, वो व्हीट वो ऐसे ही खुली रखी हुई है तब वो कहलाएगी अनएसर्टेन गुड्स। लेकिन अगर कोई कस्टमर आया, उसने मुझे कहा कि 10 किलो गेहूं दे दो, तो आप क्या करोगे, अनएसर्टेन गुड्स में से 10 किलो को अलग कर लोगे, तो जो 10 किलो आपने अलग किए हैं वो क्या बन जाएंगे, एसर्टेन गुड्स। क्लियर हुआ। अनएसर्टेन क्या है, जो मतलब होल में, लोट में पड़ा हुआ है, और एसर्टेन क्या हो जाएगा, जिसमें अब उसमें से हम अलग कर लोगे, ठीक है। तो गुड्स के टाइप समझ में आए। स्पेसिफिक और एसर्टेन में क्या डिफरेंस होगा? जब
अनएसर्टेन को हम एसर्टेन बना देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक ही बन जाता है। वो सेम हो गया। सेम नहीं कह सकते आप। अब बताओ वीट वाली चीज में आप कैसे कहोगे कि मुझे इस मॉडल की चाहिए? सैंपल दिखाया जाएगा ना। स्पेसिफिक में तो आपके पास वो गुड्स उस टाइम एग्जिस्ट भी करता होगा और आप बता सकते हो कि मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन गेहूं में ये थोड़ी कि दाने डिसाइड किए जाएंगे कि ये वाला मुझे लेना है, ये नहीं लेना। गेहूं में तो ऐसे कैसे सिर्फ तुलेगा ना वो चीज को, तो थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना सही है इसमें, ठीक है। एसर्टेन ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक ही बनता है बाद में, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि कैसे हुआ? अब मेरे को पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 18 क्या प्रोवाइड करता है? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनएसर्टेन गुड्स। अगर आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया कौन से गुड्स के लिए? अनएसर्टेन गुड्स के लिए, तो आपकी ओनरशिप बताओ कब ट्रांसफर होगी? बताओ। अगर बायर आया कि मुझे गेहूं चाहिए, अनएसर्टेन गुड्स है भाई, ठीक है, तो ओनरशिप गेहूं की कब ट्रांसफर होगी बायर के पास? जब बायर मुझे बता देगा कि मुझे इतनी किलो चाहिए, और जब हम उसको एसर्टेन बना देंगे तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन। जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाएंगे तब तक हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या आप बिना मेजर किए उस गेहूं का बिल बना के दे सकते हो उसको? बिल में प्राइस कहां से लाओगे जब तक आपके पास गेहूं की क्वांटिटी ही डिसाइडेड नहीं है, समझ रहे हो? तो जब आप उसको एसर्टेन बना दोगे, एसर्टेन बनाने के बाद ही तो ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड एसर्टेन। यानी कि बायर के पास ओनरशिप कब जाती है? या तो वो गुड्स हो कौन से, या वो गुड्स हो एसर्टेन। क्या अनएसर्टेन गुड्स में आप कोई ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। अनएसर्टेन में से जब एसर्टेन बना लेते हो तभी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और स्पेसिफिक गुड्स में से तो उसी टाइम ही आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये समझ में आया? तो यानी कि गुड्स को आइडेंटिफाई करके आप डिसाइड कर सकते हो कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इंटेंशन ऑफ पार्टी। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन इरादा, मेरे अंदर क्या बात चल रही है ना, मेरी क्या सोच है उस चीज के लिए। तो पार्टीज की इंटेंशन क्या है, मींस पार्टीज क्या चाहती हैं। एक बात बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक हाथ से पेमेंट करो, एक हाथ से गुड्स लो। क्या नॉर्मली ऐसा होता है? होता है? उधार वाले लोग कहाँ जाएंगे फिर, है ना? जो गुड मतलब मैंने कहा उधार वाले लोग कहाँ जाएंगे, हंसने लग गई है। मैंने इसको देखा नहीं, वो बोला बाद में बोला, उससे पहले देखो हंसी आ गई थी। इसको पता है। अच्छा, ये तो मेरे को नहीं छोड़ते, उससे भी उधार करवा दिए बेचारे से, उससे भी मोह घुमा के लाइए। वो दुखी होकर बोला चलो कोई बात नहीं, उधार कर दिया कर। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या ऐसा होता है? नहीं ना। तो यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको आपने अप्लाई तो करना है, लेकिन आप अपने एग्रीमेंट में टर्म्स को चेंज कर सकते हो। हम ये कर सकते हैं, मान लो कि पेमेंट मैं तेको आज दे दूंगा, लेकिन मुझे गुड्स आज नहीं चाहिए, मुझे कल चाहिए। लिख सकते हो आप एग्रीमेंट में ऐसा? यस। और आपको एग्रीमेंट के फिर अकॉर्डिंग ही चलना होगा। जैसा एग्रीमेंट आपने किया है अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग, उस इंटेंशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, आपके बीच में झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो कोर्ट फिर किसको देखेगा? आपके एग्रीमेंट को देखेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इंटेंशन ऑफ पार्टी यानी कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड। जिस टाइम पार्टी चाहेंगी उस टाइम भी ट्रांसफर हो सकता है। तो दो क्या हमारे बेसिस हो गए? एक बेस तो हुआ गुड्स का आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि आप गुड्स देख लो कौन से हैं, उसमें आपकी ओनरशिप इस टाइम ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा क्या हुआ आपका? इंटेंशन ऑफ पार्टीज, जो एग्रीमेंट में लिखा है उन्होंने, बायर और सेलर ने, उसके हिसाब से भी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 19 फर्दर प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द इंटेंशन, आप इंटेंशन चेक करने के लिए क्या चेक करोगे? आप कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि सेलर और बायर ने क्या डिसाइड किया है? कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, एग्रीमेंट को देखोगे, तो एग्रीमेंट को पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि बायर क्या चाहता था और सेलर क्या चाहता था। तो टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
टू द कंडक्ट ऑफ पार्टी एंड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यानी कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को देख के, पार्टीज के कंडक्ट को देख के, पार्टीज की एक्टिविटीज को देख के, और टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और आपके केस के क्या सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि ओनरशिप बायर के पास थी या सेलर के पास थी। ठीक है, क्लास कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको नींद आ रही है अभी? आ रही है? जिसको भी आ रही है पानी पिया जाती है। नहीं ला दूं? बताओ मैं ये आपकी रखा था। क्लासेस होती है। जा जा गौरव तू ही ले सब ले ला। ये रहा बंद मत करवाओ। बंद मत कर। मत कर नहीं। वोट कराओ। एक दिन मुझे वहाँ बैठ के देखना कि ठंड लगती है सच में। बात बोल रहा हूँ, हमारी भी सुनो। बस करेंगे। मैं आपके पास आ जाऊंगी सबसे ज्यादा ठंड तो। मेरे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी आती है, खड़े होके देख लिया वो कर आजा पालक वीडियो है तो क्या होगा, फेमस हो जाएगी जैसे। सबकी लड़ाई हो जाएगी वो देखना फिर मैं मिलवाऊंगी यही हमारी गोलगप्पा है ना। चलो देखो, अब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए चार्ट बनाया हुआ है। कौन कह रहा है? कोई बात नहीं, वो समझ लेगा। पानी नहीं मिलेगा इसको। मैं वो सोच रही थी मुझे पता है मैं बाहर जाने के बाद बाहर जाने के बहाने ढूंढता है। लेट्स नॉट कंटिन्यू। कहाँ पे है? मैम सही है सब लोग समझ रहे हैं। गलत बंदे को भेज दिया क्या मैंने? पता नहीं पानी लेने गया तो बनाने गया था, लाया भी नहीं कितना है। यहाँ रख रहा है, मैंने तो भी पानी पिया है। इसको पीने मत ना पी लेगा। अरे शर्मावत का पानी है। चलो, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, चार केस हैं आपके। एक तो स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एक आपकी आएगी कि अनएसर्टेन गुड्स में कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तीसरा आएगा अगर आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजे हैं। आपके होते हैं ना कई दुकानदार, ले जाओ मैडम ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस दे जाना, ऐसा है ना? लेते नहीं है वो। अरे कई तो ले लेते हैं। आपके बाहर वाले जो बड़े होलसेलर या रिटेलर वगैरह होते हैं वो ऐसे मुकरते नहीं है कि हम वापस नहीं लेंगे। अगर आपने अप्रूवल पे भेजे तो आपको वापस लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर सेलर ने बायर को अप्रूवल पे भेजा है कि गुड्स पसंद आए तो रख लेना। पसंद आने का मतलब क्या है कि अगर आपके आगे बिक रहे हो तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। तो भी करना चाहिए 6 महीने कोचिंग तो बंद कर दी। 6 महीने ले लो, उसके बाद तो कोई चांसेस ही नहीं है सोचने का। चलो, कैसे ले लो? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। एक 4 केस है, मैं अभी चारों डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला ओनरशिप स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स के केस में बताओ कब ट्रांसफर होगी? जब आपकी इंटेंशन होगी, जब आपने जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, समझ रहे हो। जैसे आपने फोन खरीदने गए, फोन में आपने बिल की डेट आज डाली है, बिल की डेट आज की डाली है, क्या डेट है आज? 17 अगस्त, ठीक है। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई? 17 अगस्त। यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही हो जाएगा ना। तो ओनरशिप जब आपका मन करे तब की आप डलवा सकते हो उसमें डेट। अब मान लो बायर आया कि मैं तेरे से कल लेके जाऊंगा फोन, मेरे को पंडित जी ने कहा है कि आज मंगलवार को नहीं खरीदना, बुधवार को खरीदना है, तो तू कल ही बिल काटियो, फोन भी मुझे कल ही दियो, लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ मेरे लिए ये फोन रख लियो, ठीक है। अब बिल कटेगा 18 अगस्त का, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? समझ रहे हो। तो जैसी आपकी इंटेंशन उस हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टी
इंटेंट इट टू बी ट्रांसफर, जैसा पार्टी चाहे जब ट्रांसफर करना है उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द इंटेंशन, अब इंटेंशन देखने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनका एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, उनका कंडक्ट देखना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, किन सर्कमस्टांसेस में आपको उनकी क्या इंटेंशन रही है। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, इसका मतलब क्या है, अगर आपने कुछ इससे अलग नहीं लिखा है एग्रीमेंट में तो नॉर्मली आपका ये प्रोविजन लगता है, क्या है, रूल कंटेन इन 20 to 24 आर द रूल्स फॉर एसरटेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टी एट द एज टू द टाइम एट विच प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू द बायर। यानी कि एग्रीमेंट में अगर आप कुछ और लिखते हो तो हम उसकी बात मानेंगे, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखते इससे रिलेटेड तो हम लॉ की बात मानेंगे। और लॉ कहता है कि सेक्शन 20 से लेके जो 24 तक के सेक्शन हैं वो आपके पार्टीज की इंटेंशन को जानने के लिए है कि कब आपने ट्रांसफर करनी है ओनरशिप, ठीक है। तो हम लॉ को पढ़ेंगे, अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा तो उसकी बात मान लेना, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो किसकी बात मानना, लॉ की बात मानना। ये हमेशा से चलता आया हमारे बीच में, क्या कि कुछ लिखा है एग्रीमेंट में तो उसकी बात मानो, नहीं लिखा तो लॉ की बात मानो। वही पापा और अंकल है ना, आपके घर में आपको पापा सजेस्ट करने वाले हैं तो उनकी बात मानो, पापा के पास कोई सजेशन नहीं बचता है तो ये वैसे 2 एक्ट वाले थे, है ना एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, अगर आपने कोई अलग अपना एग्रीमेंट बनाया है तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। एग्रीमेंट में कोई ऐसी अलग बात नहीं है तो हम लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब लॉ का देखो सेक्शन 20 क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट क्या था सबसे पहले बताओ, डिलीवरेबल स्टेट पैकिंग करके उसको डिलीवरी देती है, यानी कि जो गुड्स आपके डिलीवर करने की कंडीशन में है। जैसे मैंने क्या कहा था कि गेहूं मेरे को 10 किलो खरीदनी है, असरटेन हो गए थे, और मैंने बताया जब कोई चीज असरटेन हो गई तो एक तरीके से वो स्पेसिफिक बन गई। अब एक बात बताओ, गेहूं उसने 10 किलो अलग तो कर दी, ठीक है, और अभी ना वो उसी में पड़ी है तराजू में ही, क्या मैं उसको कैसे लेके जाऊं बताओ, हाथों में भर के, थैली में, उसकी एक वो कुछ तो बैग बनेगा ना, बोरी जिसको बोलते हैं, है ना, बोरी या जो भी है तुम्हारा कट्टा, ठीक है। जब तक वो नहीं बनेगा, वो पैक नहीं होगा, तब तक बायर उसको नहीं ले जा सकता। तो जब वो पैक हो जाएगा, बंध जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट। अब गुड्स बायर के उठाने लायक हो चुका है। एक एग्जांपल और दूं, देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो आपके ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी रेडीमेड है, जैसे ऑलरेडी वहां पे कट्टा पैक्ड पड़ा है 10 किलो का, है ना, इसमें तो कुछ पैकिंग नहीं करनी ना, जैसे ही बाहर आएगा मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, वैसे कि ऐसे उठा के उसको दे देगा। इसको क्या बोलेंगे हम कि गुड्स ऑलरेडी आपके डिलीवरेबल स्टेट में रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक शॉप में गया, वहां पर उसने एक टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन में आपको कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, एज इट इज देना है आपने, तो आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी, और उसने उसको कहा कि होम डिलीवरी करवा दीजिए। शॉपकीपर ने एग्री कर दिया, तो टेलीविजन उसी टाइम ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे अभी अपना कूलर का एग्जांपल था, कूलर खरीदने गया था, ओनरशिप तभी के तभी ट्रांसफर हो गई थी, भले ही उसकी होम डिलीवरी शाम को हो रही थी, समझ रहे हो। तो ओनरशिप स्पेसिफिक गुड्स के केस में, जो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में उसी टाइम है, उसमें ओनरशिप तभी के तभी ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। टू बी पुट का मतलब डिलीवरेबल स्टेट में बनाना है, अभी उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करना है। जैसे वो 10 किलो गेहूं खुली अभी रखी हुई थी, उसको अभी हमने पैक करना है, ठीक है। अगर हमने उसको भी पैक करना है, यानी कि डिलीवरेबल स्टेट में हमने अभी उसको टू बी पुट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन था, वो एक लैपटॉप शॉप पे गया, उसने लैपटॉप खरीदा, ठीक है। हमने जो एग्रीमेंट किया था उसमें ये लिखा था कि जो सेलर है वो मुझे लैपटॉप देगा ना, तो उसमें विंडो वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। अब मैं लैपटॉप लेने गई और उसने क्या किया, मुझे बिल ट्रांसफर कर दिया, बिल तो मुझे दे दिया। ओनर कौन बन चुका है, मैं, मतलब बायर, है ना। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई किसके पास, बायर के पास।
लेकिन क्या गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में है? लैपटॉप अभी डब्बे में बंद पड़ा है, बताओ कब आएगा वो डिलीवरेबल स्टेट में? ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट जब वो उसमें विंडो डाल देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देगा वहां पर, तभी आपका लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये एग्जांपल है यहाँ पर। तो जब आपको अभी किसी सामान में कुछ और करना बाकी होता है तो उसको हम बोलते हैं कि डिलीवरेबल स्टेट में अभी इसको लाना बाकी है। जब ये डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा तब आपको ओनरशिप ट्रांसफर की हुई मानी जाएगी। क्लियर है? ओनरशिप ट्रांसफर की हुई कब मानी जाएगी? जब गुड्स आपके बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। क्लियर है? अब थर्ड केस जो आता है वो क्या आता है? Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything in order to ascertain price। अब सुनना जरा मेरी बात। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन उनका प्राइस चेक करने के लिए सेलर को पहले कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे क्या एग्जांपल हो? इसमें जो एग्जांपल है वही बता देती हूँ। एक कारपेट शॉप थी। कारपेट देखा आपने जो बिछता ऐसे है ना? अलादीन वाला। हाँ, हवा में नहीं उड़ना, लेकिन अलादीन वाला छोटा था। मैं बड़े कारपेट का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? है ना? तो कारपेट में ऐसे पैक्ड पड़ा है आपका, कारपेट आपका पैक्ड पड़ा है, कारपेट पैक्ड पड़ा है, ठीक है? बहुत बड़ा बंडल है, वो रोल है, ठीक है? उसको ऐसे का ऐसे हम बायर ने जो खरीदा था हम ले गए थे। बायर ने कहा था कि हमारी इस जगह पर ये बिछाना है। क्या करना है? हमारी इस जगह पर ये बिछाना है, ठीक है? अब बिछाने के लिए क्या होगा कि जैसे बिछेगा तो कहीं ना कहीं से कटिंग भी होगी, कहीं ना कहीं से कटिंग भी होगी। तो प्राइस कैसे डिटरमिन होगा कि जितना कारपेट आपके एरिया में लगेगा उसके बाद ही मैं आपको प्राइस बता सकूंगा कॉन्ट्रैक्ट का। समझ रहे हो? जैसे ये तो डिसाइड है कि इतने रुपए स्क्वायर फुट है ये रेट, ठीक है? लेकिन आपका एरिया कितना है, उसमें कितना कारपेट लगना है, उसके बाद ही मैं आपको प्राइस बता पाऊंगा। यानी कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, उसी टाइम आप ले जा सकते हो, लेकिन अभी प्राइस डिटरमिन नहीं हो सकता। तो उस टाइम में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब आपका वो पूरा बिछ जाएगा, उसके बाद प्राइस डिटरमिन हो जाएगा, उसके बाद हम मानेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अब इस वाले एग्जांपल में हुआ क्या, समझ रहे हो ना? तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब वो पूरा बिछ जाएगा और डिसाइड हो जाएगा कि कितना कारपेट लगा है और कितना प्राइस मुझे उससे लेना है, तब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर की हुई मानी जाएगी। अब हमारे एग्जांपल में क्या हुआ कि कारपेट जो है वो कंपनी के जो प्रीमाइसेस बना हुआ था, कंपनी का जो ऑफिस बना हुआ था, वहां तक हम कारपेट को ले गए, ठीक है? वहां तक हम कारपेट को ले गए, लेकिन कारपेट चोरी हो गया। क्या हो गया? अब बताओ रिस्क किसका? सेलर का। वेरी गुड, सेलर का। क्यों? क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर होनी है? कारपेट को बिछने के बाद, प्राइस एसरटेन करने के बाद। अभी ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई है, तो सेलर का ही रिस्क होगा, उसको इस रिस्क का बर्डन उठाना होगा। और ये रिस्क आप कब डिसाइड कर सकते हो? जब आप ओनरशिप डिसाइड कर लोगे। और ओनरशिप डिसाइड करने के रूल्स यही है, सेक्शन 20 से लेकर 24 तक। सेक्शन 20 क्या है? जब आपके गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, ले जाने लायक है, उसी टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। टू बी पुट वाले केस में क्या था कि गेहूं का भी बोरी पूरी तैयार करनी है, तो जब तैयार हो जाएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर को कुछ करना बाकी है, यानी कि सेलर को मेजर करना भी बाकी है। तो जब मेजर हो जाएगा उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, है ना? जैसे कुछ चीजें होती हैं ऐसी कि हमारे पास चीनी है, ठीक है, इतने रुपए किलो है, अब उसने कहा मुझे इतनी चाहिए, तो सेलर को पहले उसको तोलना पड़ेगा ना, यानी कि आपको या तो मेजर करना है या आपको उसको वे करना है, मतलब उसका वजन चेक करना है प्राइस डिटरमिन करने के लिए। तो ऐसी कुछ भी चीजें होंगी ना, तो जब वो प्राइस असरटेन कर लिया जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ओनरशिप ट्रांसफर की हुई मानी जाएगी। ये समझ रहे हो रूल सारे? केस स्टडी ना इन्हीं पे ही डिपेंड करती है। केस स्टडी में अपने दिमाग को यूज करना, दिल को नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं बेचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो नहीं यूज करना आपको, ठीक है? बेचारा कोई नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? समझ रहे हो?
तो आपको इन्हीं रूल्स को लगा के ही केस स्टडी का सॉल्यूशन देना है, ये समझना कि आप कोर्ट हो, ठीक है। चलो, कोर्ट्स ही तो डिसाइड करती है ना डिस्प्यूट्स को, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ आपके हिसाब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अभी पूछूंगी केस स्टडी, चिंता क्यों करता है, घरों को देख लीजिए ना। हाँ चलो ठीक है। तो अब आता है आपका ए पार्ट, क्या था कि प्रॉपर्टी जब आपके स्पेसिफिक गुड्स हैं या एसर्टेन गुड्स हैं तब कब पास होगी। बी आता है गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, मैंने आपको बताया था कभी भी अनएसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जब अनएसर्टेन से असर्टेन बना दिया जाता है ओनरशिप आपकी तभी ट्रांसफर की हुई मानी जाती है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, तो नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन, जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर है? चलो अब आता है हमारे पास यहाँ पर गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन डिलीवरेबल स्टेट या डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन। ये क्या है रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स के केस में आपकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, मैंने बताया अभी, सबसे पहले अनएसर्टेन से आप क्या करोगे एसर्टेन, उसके बाद ओनरशिप को ट्रांसफर करोगे। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम जरा, पहले वाला पढ़ लो, 23 सबसेक्शन 1 पढ़ लो। सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर दिया आपने, है ना। डिस्क्रिप्शन का मतलब ऐसा भी हो सकता है, सैंपल के तौर पे भी ले सकते हो। जैसे सेलर ने कोई गेहूं बेचनी थी, बायर आया कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी की गेहूं है, आपने ना ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उनको, परफ्यूम देखिए आपने, परफ्यूम जब खरीदने जाते हो टेस्टर रखे होते हैं अलग अलग, है ना, तो वो एक तरीके से क्या है सैंपल है। उन टेस्टर को स्मेल कर करके सारी तुम तो लगा लेते होगे टेस्टर में से, है ना गौरव, तो टेस्टर से चेक करके आप फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये गेहूं में भी क्या है, सैंपल दिखाया कि मेरे पास इस तरीके की गेहूं है, तो उस सैंपल को चेक करके बायर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनएसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods passes to the buyer. जब आपके अनएसर्टेन गुड्स को बायर की इच्छा से एसर्टेन कर दिया जाता है तभी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया अनकंडीशनली, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। एप्रोप्रिएट करने का मतलब आपने उसको अप्लाई कर दिया है, मतलब दे दिया है सामान, ठीक है। अनकंडीशनली का मतलब क्या है, बिना कंडीशन के, जैसे हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक मैं आपको गुड्स ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये अनकंडीशनली वर्ड लिखा तो जरूर है, इसका बस मतलब समझ लो, क्योंकि अभी आपको जब आके कंडीशनल डिलीवरी पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पर मतलब समझ में आ जाएगा कि इधर ये वर्ड क्यों लिखा गया था, ठीक है। अभी मैं इसी चैप्टर में ही कंटिन्यू में है, उसमें आपका आएगा कि कंडीशनल डिलीवरी भी होती है, कि उसने ट्रक वाले ओनर को कहा, ड्राइवर को कहा कि ये गुड्स बायर को तब देना जब वो तुम्हें पैसे दे दे, समझ रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे कंडीशनल डिलीवरी। कंडीशन लगाई कि जब वो पैसे देगा तभी तक आप उसको गुड्स दोगे, जब तक वो पैसे नहीं देगा आप उसको गुड्स डिलीवर नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर। कई बार क्या होता है, बायर ने कहा कि ये वाली गेहूं चाहिए, इसको अनएसर्टेन में से अलग कर लो, 10 किलो निकाल दो, तो या तो सेलर निकालता है बायर की इच्छा से, बायर ने कहा 10 किलो चाहिए ये वाली, तो सेलर अलग करने चला गया। कई बार ऐसा भी होता है, आप वो सब्जी खरीदने जाते हो, आप सब्जी खरीदने जाते हो, उसने 2 तरीके के आलू दिखाए, शुगर फ्री और दूसरे वाले नॉर्मल, है ना, ठीक है। एक शुगर फ्री आलू दिखाए, एक नॉर्मल वाले दिखाए, दोनों की अलग अलग बने हुए थे कंटेनर, ठीक है। अब उसने कहा कि मुझे ये वाले चाहिए, और आलू आप सेलर की इच्छा से नहीं लेना चाहते, मैं खुद चूज करूंगा, छांटते हो, है ना, मम्मी जाती है ना छांटने, तो बायर सेलर की एसेंट से भी अलग कर सकता है। अनएसर्टेन में से एसर्टेन करने का काम सेलर भी कर सकता है और बायर भी कर सकता है। मम्मी होती है वो तो खुद जाती हैं,
मतलब बायर तो खुद ही जाता है, लेकिन मम्मी ने अगर तुम्हें भेज दिया ना, अंकल जरा करना वो 1 किलो, कोई मतलब नहीं है कैसे भी आलू डले। ऐसे वापस भेज देते हैं। अच्छा ये वापस करवा के बड़े दिल में दर्द है तुम्हारे में, है ना? छाट में ऐसे नहीं आते। छाटने में ऐसे नहीं आते। मम्मी भी छाट रही होती तो ऐसा लगता है ना इसमें ऐसा क्या था जो ये नहीं उठाया, कोई कमी नहीं दिख रही होती उसमें, फिर भी नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। आज तक हम भी डिसाइड करके रह जाते हैं। एक्सपीरियंस किसको? मम्मी को? अच्छा इसको भी होगा। ये को भी है ना, उसमें क्या है? होना चाहिए, देखो किसी चीज में तो टैलेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा टैलेंट निकाला आपने। क्यों नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड काम है, आगे बहुत काम आते हैं ये टैलेंट। क्या नाम है वो टैलेंट? तो शायद गोरी के लिए काम आएंगे। चलो गोरी ठीक है, तो अनएसर्टेन में से एसर्टेन करने का काम सेलर भी कर सकता है बायर की इच्छा से, और बायर भी कर सकता है सेलर की इच्छा से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईदर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगी? जैसे ही आप अनएसर्टेन में से एसर्टेन कर लोगे, आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। आपकी जो इच्छा है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब आप बोलकर भी इच्छा कर सकते हो, जैसे हाँ मुझे ये वाले 1 किलो आलू चाहिए, आपने एक्सप्रेसली बताया उसको, ठीक है। और इम्प्लाइड में क्या होगा, आप खुद ही जाके छाटने लग गए। इससे क्या है, आपको वो गुड्स पसंद आ गए ना, तभी तो आप आलू छाटने लग गए। आपने बोला नहीं वहां पर, आपने खुद ही उसको अलग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपने इच्छा अपनी दे दी, हाँ दे दी, आपने सहमति अपनी दिखा दी है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। And may be given either before or after the appropriation is made। इच्छा आपकी पहले भी दी जा सकती है appropriation से, और बाद में भी दी जा सकती है, ठीक है। चलो अब आता है डिलीवरी टू द कैरियर। कुरियर वाले के थ्रू सामान देखा आता है ना। अब यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल बताऊंगी, चाहे दिल को अच्छे लगे चाहे ना लगे, एक्सेप्ट कर लेना। इस बार बच्चों के नाम नए वाले बच्चों का नाम लो। एग्जांपल में मैं तो पुराना हूँ। अब कितनी बार जा रहा हूँ मैं, रोहित और गौरव का जा रहा, इन 3 के अलावा किसी का नाम दो इस बार। वस्तु में देखने की बात है। गोरी को ले रही है, मैं गोरा हूँ। मैं देखो कोरियर वाला कौन बनना चाहेगा, कोई भी नहीं ना। रोहन। रोहिणी। A bill of lading of railway parcel is made out in the name of buyer। एक हमने रेलवे के थ्रू सामान भेजा और उसका बिल ऑफ लेडिंग बनाया है। बिल ऑफ लेडिंग समझ गए, जैसे मैंने गुड्स बेचे, ठीक है। अब मेरे को वो गुड्स ना, वो बंदा कहीं और रहता है, दूर किसी स्टेट में रहता है, मैंने गुड्स वहां तक पहुंचाने हैं, तो आपने एक रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज किया कि मैं उसमें गुड्स रखवा दूंगा, आगे वो बायर को दे देगा। अब एक बात बताओ, जो मालगाड़ी होती है उसमें क्या किसी एक ही पर्सन का सामान होता है? कईयों का होता है ना। तो आप कैसे पहचान करोगे कि किसका कौन सा है? उनके पास पर्ची रहेगी ना, एक रिसीट होगी किसके पास, रेलवे का जो चलाने वाला है उसके पास, ठीक है। मतलब जो उस गुड्स को संभालता है, मालगाड़ी में जो गुड्स को संभाल रहा है, किसने रखवाया उसने रखवाया, वो सबकी एक पर्चियां लेता है, ठीक है। फिर वो पर्ची किससे मैच करता है? बायर से, कि बायर के पास जो सेम पर्ची मिल जाएगी तो माल के ऊपर भी वही पर्ची लगी हुई होगी, तो इजी हो जाएगा ना। जो बायर आएगा पर्ची दिखाएगा, मैं उस पर्ची को अपनी पर्ची से और माल पे लगी हुई पर्ची से मैच करके उसको वो गुड्स दे दूंगा। इस पर्ची को ही क्या बोलेंगे हम? बिल ऑफ लेडिंग। तो एक बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ बायर, बायर के नाम पे बनाया गया और उसको भेज दिया गया, ठीक है। ओनरशिप आपकी बताओ कब ट्रांसफर होगी? द ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बिल भी काट दिया, बिल ऑफ लेडिंग भी बना दिया। In case the goods are subjected to accidental loss or by theft, the seller will not be liable। अब अगर मालगाड़ी में कोई आग लग गई तो नुकसान किसका? बायर का, क्योंकि मालिक कौन बन चुका है? बायर। समझ रहे हो? मालगाड़ी में आते हुए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो माल का नुकसान कौन बियर करेगा? बायर करेगा, क्योंकि ओनर कौन बन चुका है? बायर बन चुका है। चलो एक एग्जांपल और इंटरेस्टिंग वाला। एम ने एक ऑर्डर प्लेस किया बुक मंगाने का, मुंबई में बुक सेलर था, उसने कहा मुझे बुक भेज दो कोरियर से, और पेमेंट जो करनी थी बुक की वो चेक के थ्रू करनी थी, ठीक है। सेलर ने बुक भेज दी कोरियर से,
बुक जो है वो रास्ते में गुम हो गई, गुम हो गई, रिस्क किसका? मैंने कहा था दिल में बहुत दर्द होगा इस एग्जाम्पल के बाद। मैम सेलर का होना चाहिए, बायर के ऊपर क्यों बात डाल रहे हो ये वाली? बायर तो नहीं है। The seller wants the buyer to bear the loss. सेलर क्या चाहेगा? क्योंकि उसने ओनरशिप तो बिल तो काट दिया था ना उसके नाम का कि मुझे ये बुक चाहिए। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया वहां पे एक बिल जनरेट हो जाता है ऑनलाइन, तो यानी कि मालिक तो कौन बन चुका है ना, तो उसी का लॉस होगा। एम कौन है? बायर। उसने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया था एक बिल तैयार कर दिया गया था आपके नाम पे, अभी पेमेंट चेक के थ्रू करनी थी, है ना? अब बुक रास्ते में आ रही थी, वो गुम हो गई, तो लॉस किसका? बायर का। According to section 23 subsection 2, it is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods. Unconditionally तो थी है। क्या ऐसा भी हुआ था कि मान लो कोरियर वाला आता, क्या वो ऐसे कहता कि पहले आप मुझे पैसे दो उसके बाद मैं आपको बुक दूंगा? कोरियर वाला तो क्या करता है, सीधा बुक देकर चला जाता है। उसको सेलर ने कोई कंडीशन देने के लिए नहीं कहा था। सेलर ने कुरियर वाले को नहीं कहा था कि आप उससे चेक रिसीव करके ही आना, आप उससे कैश रिसीव करके ही आना, ऐसा उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। अनकंडीशनल ट्रांसफर था और ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई थी। ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई थी और कोई कंडीशन नहीं थी कि कुरियर वाले को हमने नहीं बोला था। नहीं तो आप ऐसा देखा आपने कभी, आप अमेजोन से, मित्रा से कुछ भी मंगवाते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी जब करते हो तो पहले वो आपसे पैसे लेता है, बाद में आपको गुड्स देता है। ये क्या है? ये कंडीशनल है। और जब ये कंडीशनल है तो अगर रास्ते में कोई नुकसान हो जाता है तो रिस्क किसका? समझ रहे हो आप मेरी बात? अब दर्द कम हुआ थोड़ा सा, है ना? वो होती है कंडीशनल डिलीवरी, जिसमें हमने क्या कहा है अपने एजेंट को जो सामान देने जाएगा कि पहले जब वो सामने वाला कस्टमर आपको पैसे दे दे उसके बाद ही उसको गुड्स आप दे देना, है ना? ये कंडीशन लग गई। तो इसमें क्या होता है? रिस्क किसका होता है? सेलर का। क्योंकि सेलर ने कहा था कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब एजेंट को पेमेंट मिल जाएगी। तो यानी कि पेमेंट देने से पहले तक ओनर कौन था? सेलर। पेमेंट देते ही ओनर कौन बन गया था? समझ लो मेरी बात? अमेज़न से आपने सामान मंगवाया, सेलर ने एजेंट को कहा था कि जैसे ही पेमेंट मिलेगी उसके बाद गुड्स को दे देना। कंडीशन लगाई थी कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब आप कस्टमर से पेमेंट ले लोगे। तो ओनरशिप पेमेंट लेने से पहले तक किसकी है? सेलर की। तो यानी कि अगर मान लो बीच में गुड्स को कोई भी नुकसान होता है तो नुकसान कौन बियर करेगा? सेलर। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या था? कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल था। तो रिस्क किसका है? बायर का। किसका है? बायर का। अब समझ में आ रहा है कि अनकंडीशनल वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर? क्योंकि अगर कंडीशनल होता तो आप एम को बियर नहीं करवाने देते लोग को। ठीक है। इट इज एन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से ही एम बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, देयरफॉर ही विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ द बुक इन द वे। जो भी आपकी बुक बीच में गुम हो गई है उसका लॉस बायर बियर करेगा। क्लियर है? अब इसी एग्जांपल को अगर वही मॉडिफिकेशन वाला पेपर में आ जाता है तो आप सॉल्यूशन दे सकते हो ना कि पेमेंट देने से पहले एक कंडीशन थी कि पेमेंट जब दोगे तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले तक मालिक सेलर ही था तो सेलर को ही लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अनकंडीशनल डिलीवरी थी जिसमें आपने बुक जो भेजी है, यानी कि ओनरशिप तो आप पहले ही ट्रांसफर कर चुके हो, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कि पेमेंट देने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप तो पहले ही ट्रांसफर हो गई। अब बुक अगर रास्ते में गुम हो जाती है तो बायर को रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? इसका एनालिसिस पढ़ लोगे? यस मैम। ठीक है। तो थक गए? एडवांस टेस्ट भी दिया था। अरे ये तो करवा लेने दो। मैम आप नहीं जा सकते कल पेपर होगी तो ऊपर से एक क्लास भी है। 150 हुआ है अभी। मैम एक को की क्लास है, अभी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए। अच्छा एक कांसेप्ट कर लो। कौन से दिन की छुट्टी मिली हमसे? सैटरडे मैंने क्लास ली थी। मेरी तो हफ्ते की छुट्टी है। अच्छा एक अप्रूवल वाला करवा दे। कितना है? सिर्फ एक पेज।
वाला पेज। एक पेज का एक पेज कम होता है। कैसे रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा है ये, तो भाई 1 घंटे का ब्रेक लोगे क्या बीच में? नहीं आप बैठे रहो। मैं तो जा रही हूँ पढ़ाने के आप बाद। 3 दिन तो ब्रेक ले रहे एक करवा लेंगे। Goods sent on approval और सेल और रिटर्न बेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया। सेलर बायर को क्या कह रहा है, ले जा, बिके तो रख लियो, नहीं बिके तो वापस दे जाइए। तो अगर बायर खत्म है, अगर बायर हाँ करेगा तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, यानी कि बायर कहेगा कि ठीक है माल रख रहा हूँ तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर वापस ही भेज दिए तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। तो इस टाइम में कब ट्रांसफर होनी है? जब वो हाँ करेगा। क्लियर है? चलो, when the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return basis, the property passes to the buyer when he signifies his approval या फिर acceptance to the seller। जब वो हाँ कर दे सेलर को, अपनी अप्रूवल को, अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई कर दे, मतलब उसको बता दे कि हाँ मैं गुड्स रख रहा हूँ। और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी गुड्स के साथ कुछ ऐसा काम कर दे जिससे ये मीनिंग निकले कि उसने गुड्स को रख लिया है। जैसे अरे नुकसान क्यों करेगा वो? उसको बेच दे किसी और को। वेरी गुड। अगर उसने उस गुड्स को किसी और को रीसेल, हाँ देख तू देखा, अगर उसने गुड्स को किसी और को रीसेल कर दिया, अगर उसने गुड्स को किसी और को रीसेल कर दिया तो इसका मतलब क्या है? बायर ने मेरे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर उसने वो गुड्स किसी के पास गिरवी रखवा दिए, तो इसका मतलब भी क्या है? बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो या तो आप मुंह से हाँ बोल दो, नहीं तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर दो जिससे ये लगे कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगला है, इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, ना हाँ बोला ना बोला, ठीक है, अपने पास रख रखे हैं गुड्स आराम से, है ना? तो इसमें क्या होगा? देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई टाइमिंग रखी थी कि तेरे पास 1 वीक है, मुझे बता दियो हाँ या ना, ठीक है? तो अगर आपने कोई टाइमिंग रखी थी तो उस टाइम तक का वेट करोगे आप सिर्फ। हफ्ते के अंदर उसने कुछ नहीं बोला, 8वां दिन भी आ गया, 8वें दिन भी उसने बिना कोई हाँ ना किए अपने पास गुड्स को रखा हुआ है, तब आप क्या मानोगे? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, हफ्ते बाद आप ये मान लोगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि मैंने कहा था हफ्ते में जवाब देना जरूरी है। लेकिन अगर आपने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया तो आप एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर मान लोगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। समझ रहे हो? तो अगर उसने हाँ या ना कुछ नहीं बोला है तो 2 केस बनते हैं। अगर उसने हाँ या ना कुछ नहीं बोला है, यस या नो, दोनों में से कुछ भी नहीं बोला, तो 2 केस बनेंगे। या तो कोई टाइम फिक्स किया गया है तो उस टाइम की एक्सपायर होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है तो आप एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ओनरशिप ट्रांसफर मानोगे। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आता है, he does something to the good which is equivalent to accepting the goods, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वो आगे किसी को रीसेल कर देता है गुड्स को, तो यानी कि बायर ने मेरे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। तो 3 चीजें हो गई ना आपकी। 3 चीजें, पहली चीज अगर वो हाँ बोल दे अपने खुद के मुंह से ही, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम कर दे जिससे हम मान लें कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को। दूसरा केस, अगर वो हाँ या ना कुछ भी नहीं करता, अगर हमने टाइम फिक्स किया था तो उस टाइम के खत्म होने के बाद, और अगर नहीं फिक्स किया था तो रीजनेबल टाइम के बाद आपको ओनरशिप ट्रांसफर मान लेनी है, ठीक है? अब इसमें एग्जांपल है बड़े सुंदर सुंदर, उनको देख लेते हैं, ठीक है? पी ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था एक म्यूजिकल शॉप से ऑन अ कंडीशन, बीसीडी का एग्जांपल मतलब याद यस मैम, नाम लो। इसका लो। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन खरीदने जाएगा बताओ? हाँ जी सूर्य प्रताप, ठीक है चलो। ये भैया मैं तुम्हारे नाम को एसपी बुला लूं, चलेगा ना? ऐसा तो पुलिस में हाँ। फिर हम डर के रहेंगे, डरना, तेरे को डरना जरूरी है। दोस्त बनाएंगे। देखा, उसने खुद से बोला कि हाँ मेरा एग्जांपल है, इसके सीख साथ मैं गोरी वो सीख। सुरक्षित नहीं है एग्जांपल से। इसके साथ कौन होता है जो मेरे साथ
तूने अपने ऊपर बम खुद फुड़वाया था, हमने नहीं कहा था। मैंने मैच की चप्पल पे कमेंट क्यों किया? हाँ चलो चलो अब एसपी गया किसके पास, शॉप किसकी बनाऊं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की? जिसका आप लोग बैंड वाला एचएन उन्हें की तुषार की शॉप है, ठीक है, तुषार की शॉप है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। एसपी गया उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेने, इसने क्या कहा, मैं लेके जा रहा हूँ, पहले मैं यूज करके देखूंगा, मुझे अच्छा लगा तो मैं रखूंगा, नहीं तो वापस कर जाऊंगा। देखो अगर उसको ये चीज पसंद ही नहीं होगी तुषार को कि मैं ऐसे माल बेचूं, तो पहले ही मना कर देगा ना। अगर उसने उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है एसपी को, तो ये बात पे एग्री करते हुए ही तो दिया है ना कि ठीक है मैं वापस भी ले लूंगा अगर तुझे पसंद नहीं आया तो, समझ रहे हो? तो इसने कहा कि मुझे पसंद आएगा तभी मैं रखूंगा। एक हफ्ता इसने यूज किया, ठीक है, हफ्ते के बाद फोन किया कि मुझे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट पसंद है, मैं इसको रख रहा हूँ, मैं इसकी पेमेंट कर जाऊंगा। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? जिस टाइम उसने हाँ की, एक हफ्ते के बाद में। तो जब हाँ बोली उस टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर एक बात मानो, सुनो, ये बायर था, ओनरशिप तो ट्रांसफर अभी हुई नहीं, ठीक है, हफ्ते के लिए यूज करने गया एसपी, अब एसपी से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, रिस्क किसका? एसपी का नहीं, मैंने कहा है दिल मत यूज करो, दिमाग यूज करो। तुषार का है क्योंकि ओनरशिप तो इसके पास है। रिस्क किसका है? तुषार का। तो अपने इस रिस्क को ध्यान में रख के ही किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देना, ठीक है। रिस्क किसका है? सेलर का है, क्योंकि ओनर अभी सेलर बोल दे बात कि कोई भी नुकसान हुआ तो वो तू बियर करेगा। तब मैंने कहा ना, लो ये कहता है, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट कुछ और किया तो अपने एग्रीमेंट की बात मानना, समझ रहे हो? अगर आपने एग्रीमेंट ऐसा किया था कि कोई भी नुकसान हुआ तो तू बियर करेगा, तो उसको बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था तो आप इसकी बात को मानो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और, दूसरा एग्जांपल ना वो सिंपल वाला है कि उसने प्लेज कर दिया था। प्लेज करने का मतलब गिरवी रखवा दिया था, ठीक है। तो गिरवी रखवाने से क्या मतलब है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिस टाइम उसने गिरवी रखवाया तब ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। आप सुनना जरा, चलो कौन खरीदेगा ज्वेलरी? ओह, शर्माने पहले ही लग जाता है, मैं क्या करूं? अब ज्वेलरी का नाम सुनते ही मुझे गौरव याद आया। मुस्कान किसको बनाए? मुस्कान बोल कब बाइक डर है, हम प्रवासी का बहुत बोल रही है, उसको बता दो। जो नहीं बोल रहे उनको भी उठा लेते हैं, है ना? दोनों पार्टी में उठा दो। इसके तुम गले में आएगा ही नहीं। ये सेलर है, गले में नहीं आएगा। गौरी के लिए खरीदनी है हमने ज्वेलरी, चलो खरीदनी मैंने गौरी के लिए नहीं है, कोई और एग्जांपल है, गौरी को नहीं लाते, बेचारी परेशान हो जाएगी। ऐसे याद नहीं रहेगा फिर मैंने। अमीशा सेलर है, कौन है? अमीशा क्या है? गोल्ड स्मिथ है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या होता है? उसने कुछ ज्वेलरी दी है, किसको? गौरव को दी है। गौरव को दिया उसने ज्वेलरी, भाई दोस्त है, ठीक है, दे सकते हैं ना से, भाई कुछ टाइम के लिए देख ले, तेरे को समझ में आए तो रखती हो। 10 रुपए तो देती नहीं है। तो अमीशा ने डिलीवर की सम ज्वेलरी टू गौरव ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस। अब इसने क्या किया? गौरव बड़ा चालाक है, इसने पता क्या किया? बैंक में गया, इसने क्या कहा था, मैं तेरे को सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रही हूँ। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। इसने इसको गुड्स दिए, ज्वेलरी दी, ये गया बैंक के पास, इससे ना लोन लेके आ गया बैंक से और उसकी ज्वेलरी गिरवी रखवाया। उसकी ज्वेलरी को प्लेज करवा दिया इसने, गिरवी रखवाया और बदले में लोन ले आया बैंक से, बदले में लोन ले आया। अब इसका मतलब बताओ मुझे, गौरव ने जब ये ज्वेलरी गिरवी रखवाई थी तो यानी कि गौरव ने उस ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर लिया था, तभी तो देखो गिरवी कौन रखवा सकता है? जो उस ज्वेलरी का मालिक हो। और मालिक कब बना? ये अभी तो बना ही नहीं था ना।
तो यानी कि इसने अगर गिरवी रखवाया है तो गौरव उसका मालिक है, और ये मालिक कब बना, जैसे इसने गिरवी रखवाई तो हमेशा ये मान लेगी कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो हम मान के चलेंगे जिस दिन इसने गिरवी रखवाया है यानी कि ओनरशिप उसी दिन से गौरव के पास ट्रांसफर मानी जाएगी। अब एक बात सुनना, इट वाज हेल्ड दैट ownership of jewelry had been transferred to Gaurav as he had adopted the transaction by pledging the jewelry with bank. बैंक के पास गिरवी रखवाकर जो उसने काम किया है उससे हम मान लेंगे कि गौरव उसका क्या बन चुका है, ओनर बन चुका है। अब इस केस में बताओ क्या अमीशा का उस बैंक के अगेंस्ट कोई राइट है? क्या इनका कोई कनेक्शन है? नहीं ना, इसने तो ज्वेलरी किसको दी थी? तो अगर इसको कोई नुकसान हुआ तो ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, एक मिनट कहां पहुंच गई, नहीं, ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम गौरव। ये किसकी गर्दन पकड़ेगी? बैंक को तो कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि ज्वेलरी के पास ज्वेलरी गिरवी कौन रखवा के आया है? गौरव रखवा के आया बैंक के पास। तो अगर अमीशा को पैसे लेने हैं तो वो गौरव से पैसे लेगी, नहीं देता तो कोर्ट में केस कर देगी गौरव के खिलाफ। ठीक है? हाँ। सर को पता कैसे लगेगा ये सब चल? किसको? सेलर को सबके बारे में पता कैसे लगेगा? पता किसको? सेलर को इसके बारे में पता? देखो पता चलेगा ना, ये क्या करेगा, इसने जब इसको ज्वेलरी दी थी, ठीक है, तो इसने कहा था कि मुझे वापस कर देना अगर आपको पसंद ना हो। अब इसने यहाँ से बैंक से लोन लिया, अब ये क्या कह रहे हैं, गौरव इसको पेमेंट नहीं करता। गौरव, अमीशा ने कहा कि तू इतने दिन हो गए ज्वेलरी रख के बैठा, मुझे हाँ या ना कुछ तो बताओ। तो अमीशा ने कहा मुझे हाँ या ना कुछ तो बताओ। गौरव कह रहा है कि इसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब गौरव पेमेंट नहीं कर रहा तो ये केस करने जा सकती है ना, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस था। अब केस के टाइम पे ये देखा जाएगा कि गौरव ने इन ज्वेलरी का किया ही क्या था, तो वहां पर डिसाइड किया जाएगा। अगर अमीशा ने गौरव को 10 दिन का टाइम दिया था और गौरव ने कुछ 7 दिन के लिए यूज कर लिया, मतलब किसी तरीके से 7 दिन के लिए यूज कर ली, 7 दिन से वापस मिल गई, 7वें दिन अमीशा को वापस कर दी, गौरव को वापस मिल गई, इसके पास वापस आ गई गौरव के पास। गौरव ने वो 3 दिन बाद इसको दे दिया अमीशा को। हाँ, तो उसने यूज भी कर ली, हाँ, और उससे काम भी कर लिया अपना, और वापस भी दे रहा है। तो अगर ये चीज प्रूव नहीं हो पाती तो कर सकते हो आप प्रैक्टिकली, अगर प्रूव नहीं हो पाई। लेकिन एक बात सुनो, बैंक भी तो कई बार जैसे गिरवी रखवाता है तो कई बार मान भी लेता है, चलो ज्वेलरी का केस तो क्या मांगेगा उससे, लेकिन अगर आप कोई और चीज गिरवी रखवा के आते हो तो बैंक उसके ओनरशिप के पेपर मांगता है ना। बैंक क्या कहता है कि जो ये मेरे पास, मान लो ये चोरी की हुई होती है, एक मिनट, बैंक क्या मांगता है? चलो जिसने लोन लिया उनको ज्यादा पता होगा, ज्वेलरी का भी मांगता है। बैंक क्या करेगा, मान लो ये ज्वेलरी चोरी की हुई होती तो बैंक तो पक्के काम करेगा ना। बैंक क्या करेगा, मेरे पास इसके पेपर्स लेके आओ कि ये ज्वेलरी आपने खरीदी थी, अब बिल लाना पड़ेगा। बैंक से नहीं किसी अनऑफिशियल सोर्स से? हाँ, वो तो फिर आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर गौरव को बिल लाना पड़ा तो किसके पास जाना पड़ेगा? अमीशा के पास, तब तो ट्रांजैक्शन का पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ये सारे काम इलीगल तरीके से होते हैं, अनऑफिशियल तरीके से होते हैं तो आप कर सकते हो। देखो लॉ में सारी आपको लीगल चीजें मिलेंगी, ये लूप होल्स तो ढूंढना आपका काम है, समझ रहे हो। लॉ तो सिंप्लीफाइड आपको तरीका बताएगा कि ये है, लेकिन अगर आप बीच में झोल झाड़ करके कुछ और करते हो तो उसके लिए लॉ के पास कोई प्रोविजन नहीं है। लोग करते हैं भाई प्रैक्टिकली, थ्योरी से अलग चीजें होती हैं, होती है कि नहीं होती? उसी के लिए सीए कर रहे हैं। ये जो बैटिंग थी पहले, मतलब ये जो चलता था बैटिंग का काम, देखा जो हम क्रिकेटर जो ये गेम चलते हैं कि इसमें ये पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, आपस में बैट लगती है, उसमें अच्छे पैसे कमाते भी हैं लोग, है ना। ये इसको लीगल क्यों नहीं किया गया? ये इलीगल काम है ना, इसको लीगल क्यों नहीं किया जा रहा? इस हाँ मर्जी उनकी नहीं, इसको लीगल इसीलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इसको अगर देखो लीगल कर दिया तो क्या होगा, पैसे के मारे ना कई लोग बिक जाएंगे। मान लो उसको लॉ ने लीगल कर दिया कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो, अब शर्त ना कुछ ज्यादा पैसों की लगा दी, अब उसने क्रिकेटर को भी पैसे दे दिए, मान लो कि अगर मैं जीत गया तो मैं तेरे को इतने दूंगा, तो बिकने के चांसेस है ना। और ऐसा प्रैक्टिकली हुआ भी है, कुछ प्लेयर्स आपके बिके भी हैं। मैम चेन्नई से 300 प्लेयर बिके थे, इसलिए मैंने बैन कर दिया उस टीम को। ठीक है, इसीलिए इस चीज को लीगल नहीं किया जाता है, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज होती है या नहीं होती है लॉ में तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। क्लियर है? चलो तो ये समझ में आ गया।
बैंक जब पेपर मांगेगा ना तो गौरव को अमीशा के पास जाना पड़ेगा पेपर लेने के लिए, और पेपर लेने हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर समझ लो हो ही गई ना। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल है भाई, एक मिनट ए ने बी को एक वाटर मोटर बेची थी। इसमें तो रोहित आना चाहिए। पानी की मोटर में रोहित आना चाहिए। किससे खरीदेगा भाई? पानी की मोटर के साथ लिंक नहीं है गौरव का कोई। रोहन से करवा देते हैं। रोहन ने रोहित को एक पानी वाली मोटर बेची थी। बेची क्या थी मतलब अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे दी थी, ठीक है। उसने कहा था चला के देख लियो, मोटर चलेगी, 1-2 दिन यूज करके देख ले, ना पसंद आए तो वापस दे जाइयो, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी मतलब रोहित, ठीक है। रोहित टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल, द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम। उसने उसको 2-3 दिन का ही टाइम दिया था, मतलब फिक्स नहीं किया था कोई टाइम, लेकिन ये कहा था कि यूज करके देख ले कुछ दिन, उसके बाद दे दियो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1-2 साल को पानी की मोटर चला ही रहा है भाई अप्रूवल पे चल रही है, ऐसा हो सकता है नहीं ना। एक रीजनेबल टाइम दिया गया आपको यूज करने के लिए, आप यूज करके देख लो, उसके बाद हाँ कर देना। अब उसने क्या किया, मोटर वापस नहीं की रीजनेबल टाइम के अंदर, तो ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट एंड बी मस्ट पे फॉर द प्राइस। यानी कि अब अगर मान लो साल बाद वो आया, भाई तेरी मोटर नहीं चल रही जो तूने मुझे 1 साल पहले दी थी, क्या ये वापस लेगा? मैंने तेरे को क्या कहा था, चेक करके 2-3 दिन के लिए देख ले, है ना, उसके बाद ही एक्सेप्ट कर लो। अब साल बाद आप वापस करने आ रहे हो तो ये वापस नहीं लेगा, और रोहित को इसके बदले में रोहन को पैसे देने पड़ेंगे। 1 साल बाद देगा। हाँ, अगर उसका कोई दोस्त है ना भाई, रोहन ने दिया तो भाई दोस्ती के नाते तो दी थी। रोहन कह रहा मैं नहीं दे रहा, रोहन कह रहा मैं नहीं दे रहा मैं इसको। मैम ये जो एनुअल होता है उसमें जो पेमेंट होती है बाद में ही होती है। पेमेंट पहले भी हो सकती है, मैंने कहा ना एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर पहले पेमेंट हो गई और सेलर फिर वापस लेना तो रिफंड करना पड़ेगा। मना क्यों करेगा सेलर बाद में लेगा? उसने अप्रूवल किया तो मना। देखो अगर बायर ने पेमेंट ही कर दी फिर तो सेलर को कोई दिक्कत ही नहीं है ना कि कितने टाइम के लिए भी वो यूज करे, है ना। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम के अंदर वो वापस करने आता है, भाई मुझे तेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए और हमारी पहले बात हुई थी कि मैं वापस भी दे सकता हूँ, तो फिर सेलर को रिफंड करना पड़ेगा। अगर उसने कभी पैसे नहीं दिए बाद में देने के लिए बोल रहा और वो फिर कुछ भी जमा नहीं देता तो उसे बोलेगा कि पेमेंट कर दे। बायर ने कोई असेंट नहीं दी, हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, फिर उसके बाद पेमेंट उसने पहले की नहीं है, हाँ फिर उसका तो सेलर उससे जवाब मांगेगा ना। सेलर हफ्ते बाद उसको कॉल करेगा, भाई तूने मेरे को हाँ या ना नहीं कहा, मुझे पेमेंट तो करके जा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गुड्स तूने रखी है, ठीक है। चलो अच्छा, सेल फॉर कैश ओनली में क्या है, एक एग्जांपल देखना जैसे, अरे ये ये अलग इसके साथ ही है। ए ने बी को ज्वेलरी डिलीवर की थी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, तो इट वाज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ज्वेलरी शैल रिमेन एज प्रॉपर्टी अंटिल द प्राइस इज पेड। इसका मतलब क्या है, एक कौन है यहाँ पर सुनार है और बी को उसने ज्वेलरी दी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि ए के पास ही ओनरशिप रहेगी, ए ही मालिक रहेगा जब तक कि बायर पेमेंट नहीं कर देता। तो बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस बी ने प्लेज कर दी वो ज्वेलरी सी को, अभी पैसे नहीं दिए, और मैंने क्या कहा था, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आप मालिक नहीं बनोगे। मैंने पैसे नहीं दिए फिर भी मैंने मालिकों वाला काम कर दिया, जैसे आप लोन लेके आ गए और उसको गिरवी रखवा दिए, जैसे गौरव था अपना, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज, यानी कि गिरवी रखवाने के टाइम पे ओनरशिप बी के पास थी ही नहीं, ओनरशिप गौरव के पास थी ही नहीं, तो प्लेज आपकी वैलिड नहीं कहलाएगी और ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी। अब इस केस में अमीशा बैंक के पास जाके क्या कहेगी, मेरी ज्वेलरी मुझे वापस करो। अब ए और सी का कनेक्शन बन जाएगा, समझ रहे हो। जहां पर आपकी जो ओनरशिप थी वो कंडीशनल थी, कैसी कि जब तक गौरव पेमेंट नहीं करेगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसमें अगर गिरवी रखवा दिया तो अमीशा बैंक के पास जा सकती है कि जो ज्वेलरी गौरव ने गिरवी रखवाई थी तो आपने उससे पेपर क्यों नहीं मांगे, पेपर मांगते तभी तो आपको पता चलता है कि वो उसका मालिक है भी या नहीं है। अब अमीशा जा सकती है ज्वेलर्स के पास, समझ रहे हो।
दोनों में डिफरेंस, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें तो हुआ क्या था कि जैसे इसने प्लेज किया उसी टाइम अमीशा क्या मान लेगी कि ओनर कौन बन चुका है, गौरव, और वो सिर्फ पेमेंट रिकवर कर सकती है सिर्फ गौरव से। लेकिन जहां पर अमीशा ने कंडीशन लगा दी थी कि जब तक गौरव पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो इसका ओनर नहीं बन सकता, तो अगर इसने बैंक के पास दी बिना ओनरशिप होते हुए भी, तो अमीशा बैंक से ज्वेलरी अपनी वापस लेने जा सकती है। दोनों एग्जांपल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है यही, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी अभी नहीं पढ़ी है। हमने ओनरशिप कैसे मालिकाना हक ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ा है। टाइमिंग डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि जब तक टाइम डिसाइड नहीं होगा तब तक रिस्क डिसाइड नहीं होगा कि किसका। क्लियर हुआ है सबको? किसी को कोई डाउट है? इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स थे? चलो ये पर रिकॉर्डिंग